गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर के अंदर मूर्त क्रियात्मक अवस्था को जानेंगे, जो हम जीन प्याजे के बारे में समझ रहे हैं। जीन प्याजे की जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जो अवस्था है, उन अवस्थाओं को हमने समझ रहे हैं। तो आज हम इसकी जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था इसको समझते हैं। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है और इसके अंतर्गत बालकों की तर्क क्षमताओं का विकास होता है और बालकों के विचार प्रौढ़ों से मिलना अब शुरू हो जाते हैं। तो इस अवस्था को हम समझेंगे। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। 7 से 11 वर्ष तक इस अवस्था को माना जाता है। इसे संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। जीन प्याजे की जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, इसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसका मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है, क्योंकि यहां से बच्चों में अब समझ संज्ञान परिवर्तन शुरू होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बालक के विचार प्रौढ़ों के अधिक निकट होते हैं। जैसा कि बताया कि इस अवस्था में जो बालक के जो विचार होते हैं वो प्रौढ़ यानी जो मेच्योर लोग होते हैं उनसे अधिक निकट पाए जाते हैं। और इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ हो जाता है। तो ये बताया गया है मूर्त क्रियात्मक अवस्था के बारे में कि इस अवस्था के अंतर्गत 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इसे संज्ञान विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। इस अवस्था में बालक के विचार प्रौढ़ों के अधिक निकट होते हैं और इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने लगता है। तो ये बताया मूर्त क्रियात्मक अवस्था के बारे में। अब हम मूर्त क्रियात्मक जो अवस्था है इसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं कि मूर्त क्रियात्मक विशेषताओं में क्या क्या देखने को मिलता है। विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण इसके अंदर क्या होता है? इस अवस्था में बालक किसी वस्तु, घटना या पदार्थ के विभिन्न अवयवों एवं आयामों को एक साथ समझ सकता है। बालक विकेंद्रीकरण के माध्यम से क्या करेगा, इसके अंतर्गत
बालक किसी वस्तु होती है, घटना या पदार्थ होता है, इनके विभिन्न अवयवों जो आयाम होते हैं उनको एक साथ समझ विकसित करता है, इनको किस तरह समझना है, इस तरह का बालक के अंतर्गत जो है डेवलप होने लग जाता है, भाव डेवलप होता है। तो ये हो गया विकेंद्रीकरण। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अविनाशिता। अविनाशिता में हम जानेंगे बालक अब समझ सकते हैं कि किसी वस्तु या पदार्थ के बाह्यारूप तथा आकार में परिवर्तन होने पर भी उसकी मुख्य विशेषताओं में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि अब इन से बालक क्या होगा, बालक अब समझ सकते हैं कि किसी वस्तु या पदार्थ, ठीक है, उसका अगर बाह्य रूप रंग आकार में परिवर्तन हो जाता है तो भी उसकी मुख्य विशेषताओं में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मान लो पानी का बर्फ बन जाना या पानी का भाप बन जाना, ठीक है, ये बाह्य रूप से, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता नहीं मतलब वो वापिस बर्फ से पानी बन सकता है, भाप से पानी बन सकता है। इस तरह से मुख्य विशेषताओं में परिवर्तन नहीं होता। ये होता है अविनाशिता। इसका नेक्स्ट आ जाता है क्रमगत क्षमता। क्रमगत क्षमता हम जानेंगे क्रमगत क्षमता का अर्थ किसी आंतरिक नियम के अधीन वस्तुओं को एक क्रम में रखने की क्षमता है। ठीक है, क्रम पर क्षमता यानी कि बालक किसी वस्तु को क्रम से एक ऑर्डर में जमाना शुरू कर देता है कि वस्तु को क्रम से कैसे रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्रम क्षमता का किसी आंतरिक नियम के अधीन वस्तु को एक क्रम में रखने की क्षमता है। बालक को अब किस तरह से वस्तु को जमा के रखना, क्रम में रखना, इस तरह की बालक सीखना प्रारंभ कर देता है, उसके लिए क्षमता का विकास होता है। अगला है नकारात्मक। नकारात्मक हम जानेंगे इस अवस्था में बालक किसी कार्य को उल्टे रूप में भी कर
सकता है। ये होता है नकारात्मकता। इसके अंदर देखेंगे इस अवस्था में बालक किसी भी कार्य को उल्टे क्रम में करना शुरू कर देता है, उल्टे क्रम में भी कर सकता है। ठीक है, तो ये नकारात्मकता है, यानी कि उसको पूर्वावस्था की स्थिति में लाने का बालक प्रयास करता है, उल्टे क्रम में शुरू कर देता है। नकारात्मकता के बाद आ जाता है समरूपता। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालकों को इस तथ्य का ज्ञान होता है कि वस्तुओं के सभी टुकड़ों का योग मूल वस्तुओं के बराबर होता है। समरूपता में बालक इस बात की समझ करता है कि समझता है बालकों को इस तथ्य का ज्ञान होता है कि वस्तुओं के सभी टुकड़ों का योग मूल वस्तुओं के बराबर होता है, यानी जो मूल वस्तु उसके बराबर ही सब वस्तुओं का योग होता है। इसके बाद अगला आ जाता है क्षतिपूर्तिकरण। इस अवस्था में बालक यह समझ विकसित करता है कि किसी दिशा या आयाम की जो पूर्ति होती है, कमी होती है, उसको दूसरी दिशा या आयाम के माध्यम से उसको पूरा किया जा सकता है, यानी उसकी क्षति की पूर्ति की जा सकती है। यानी ठीक है, किसी कार्य को दूसरे से हम कर सकते हैं तो इस तरह से क्षतिपूर्तिकरण भी उसमें उत्पन्न होता है। और अंतिम आ जाता है मानसिक पुनर्प्रस्तुतिकरण। मानसिक पुनर्प्रस्तुतिकरण, मानसिक पुनर्प्रस्तुतिकरण। इस अवस्था में बालक मानसिकता के हिसाब से अपना कार्य करता है। ठीक है, बालक जो प्रस्तुतिकरण जो कार्य करता है वो किससे, अपनी मानसिकता के हिसाब से करता है, इससे मानसिक प्रस्तुति यानी कि ब्रेन का माइंड का यूज करता है। तो ये हमने जानी जीन पियाजे की मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। तो इससे रिगार्डिंग अब आपका आज का असाइनमेंट है मूर्त क्रियात्मक अवस्था को स्पष्ट कीजिए। मूर्त क्रियात्मक अवस्था क्या है, जो आज हमने क्लास में जाना है, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, कोविड समय में जो समझते हुए घर रहना, सुरक्षित रहना है, अपने आप को अपने परिवार को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और घर पर रहकर ही हमको इस कोरोना के खिलाफ लड़ना है। थैंक यू।